कैपेसिटर। कैपेसिटर शुरू करें, चैप्टर है, ठीक है, बहुत ही आसान चैप्टर है। सबसे पहले कैपेसिटर क्या चीज है? कैपेसिटर एक डिवाइस है जो एनर्जी स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। सबसे पहले मैं तुम्हें बताता हूँ, जैसे एक कंडक्टर है, एक कंडक्टर है, क्या तुम इसको कितने भी चार्ज दे सकते हो क्या? मतलब कोई चार्ज की लिमिट है क्या इसके ऊपर चार्ज देने? असली में तो मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, ठीक है। अस्मी, यस सर। हाँ, म्यूट मत करना, तुम थोड़ी देर तुमसे बात करूंगा पढ़ाते टाइम। यस सर, गुड मॉर्निंग। ठीक, गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग। सुनो, मेरे को बताओ, इस कंडक्टर को मैं कितना भी चार्ज दे सकता हूँ क्या? लिमिट है क्या चार्ज देने की? अब मेरे को लगता है कि कोई लिमिट नहीं है। नो सर। लिमिट है, क्योंकि एक टाइम से ज्यादा अगर तुम इस पे चार्ज देने लगोगे तो क्या होगा, एयर में स्पार्क बनेंगे। बात समझ में आई या नहीं? यस सर। तो इसका मतलब इस कंडक्टर की या कोई चीज है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ चार्ज होल्ड करने की एक कैपेसिटी होती है। अब तुम्हें पता है, ये एक आयरन रॉड है और एक प्लास्टिक रॉड है। आयरन है, ये इबोनाइट है। हेयर्स पे रब करके तुम इसको चार्ज कर सकते हो आयरन रॉड को कभी? सर फिर से रिपीट करना कि किसको आयरन को, आयरन रॉड को, मेटल, करेंगे। मेटल रॉड को कभी तुम कर सकती हो क्या चार्ज, रबिंग करके? कभी भी नहीं कर रहे हैं, कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि कंडक्टर इसमें फ्री चार्जेस है। तुम हाथ में पकड़ोगे रॉड को, तुम्हारे हाथ में है। असली तुम्हारी आवाज में बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें म्यूट कर रहा हूँ। म्यूट कर दो तुम अपने आप को। नहीं कर सकते। म्यूट कर दो तुम अपने आप को। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? यस सर। हाँ, किसी और को अनम्यूट करूंगा। तुम बताओ किसकी आवाज बढ़िया आएगी, किसके पास घर में वाईफाई लगा हुआ है, उसी से बात करेंगे। बताओ। और जिसको कैसे कप मारना भी बढ़िया लगेगा। तब यार, स्तव्य है, तुम्हें अनम्यूट कर रहा हूँ। हाँ स्तव्य, स्तव्य तो अनम्यूट ही नहीं होना चाह रहा। रक्षित, अच्छा प्रभनूर को करते हैं। हाँ भाई प्रभनूर। यस सर। अब देखो बच्चे, प्रभनूर ये बताओ, ये तो क्या है,
कंडक्टर है ना, कंडक्टर चार्ज होल्ड नहीं कर पाता। इसको क्या करोगे, यहाँ से कोई चार्ज दोगे ना तो इसके अंदर फ्लो हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसके पास क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या बात समझ में आई है? यस लेकिन इबोनाइट रॉड के ऊपर जो चार्ज इकट्ठा हो गया ना, वो आप हाथ से टच करके भी वापस नहीं ले सकते, क्योंकि इसके जो एटम्स है ना, एटम्स के ऊपर ही चार्ज होता है, फ्री चार्जेस नहीं होते। अब जो एयर होते हैं ना, एयर प्रॉब्लम कहाँ आती है? तुम्हें एक चीज बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो एयर मॉलिक्यूल्स होंगे। तो पहले जो एयर मॉलिक्यूल्स ऐसे थे जिनका ये क्लाउड है और बीच में पॉजिटिव चार्ज है। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी तो ये पॉजिटिव चार्ज का कोर तो यहाँ रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन की शेप कुछ ऐसी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन क्लाउड। हाँ या ना? क्या बात समझ में आ गई? यस भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे तो पॉजिटिव चार्ज तो इस डायरेक्शन में, नेगेटिव चार्ज का जो क्लाउड हो पीछे की तरफ खिसकेगा। यस सर अब सोचो तुम अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड को और स्ट्रॉन्ग कर दो तो क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज इधर रह जाएगा और नेगेटिव क्लाउड बाहर निकल जाएगा। हाँ या ना? कुछ चार्ज, बात समझ में आई है? नहीं, दैट इज कुछ इलेक्ट्रॉन्स इसमें से श्रेड ऑफ होके बाहर निकल जाएंगे। तो अब देखो, आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या हो गए, सेपरेट हो गए। क्या बात समझ में आई है? नहीं, यस सर इसका मतलब एक टाइम के बाद में अब आपके पास नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज अलग अलग हो गए, तो ये फ्री हो गए मूवमेंट करने के लिए। अब जो एयर है ना, अब जो एयर है वो कंडक्टर की तरह बिहेव करेगी। हाँ या ना? क्योंकि इसमें भी फ्री चार्जेस हो गए। आसमान में बिजली ऐसे ही चमकती है। क्या बात समझ में आ गई सबको? तो एयर जब आयनाइज हो जाती है तो एयर कंडक्टिंग बिहेव करती है। तो वैसे तो एयर क्या है, एक इंसुलेटर है, तो ऐसे एक प्लास्टिक भी इंसुलेटर है। हाँ या ना? बताऊंगा, यस अनुपम थोड़ी देर बाद में बताता हूँ। मैं ऐसे कह रहा हूँ कि जो जो भी इंसुलेटर है ना, हर इंसुलेटर का किसी ना किसी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ पे ब्रेक डाउन होता है। ठीक है? जैसे एयर का ब्रेक डाउन हो जाएगा तो फिर वो कंडक्टर की तरह बिहेव करने लग जाएगी। उस चीज को बोलते हैं हम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोलते हैं। अब जो एयर की जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है ना, वो 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर है। मतलब एयर में अगर आप इतनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करते हो, दैट इज 1 मीटर के अंदर, 1 मीटर जब आप चलो तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाए एयर के अंदर? 3 × 10⁶। उस टाइम के ऊपर, उसके आगे जब आप और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद में एयर कैसे बिहेव करने लग जाएगी, एक कंडक्टर की तरह बिहेव करने लग जाएगी। अब ये चीज प्लास्टिक के लिए कुछ अलग होगी, हर मटेरियल के लिए डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अलग अलग होती है। और डिफाइन किसके लिए? इंसुलेटर के लिए डिफाइंड है, क्योंकि इंसुलेटर का ब्रेकडाउन हो जाता है। हाँ या ना? तो वो स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जिसके ऊपर किसी इंसुलेटर का ब्रेकडाउन हो जाए और वो एक कंडक्टर की तरह बिहेव करने लग जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ दैट मटेरियल। बात समझ में आई नहीं? लिखो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल, लिखो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, लिखो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, लिखो it is the strength of electric field at which it is the strength of electric field at which it is the strength of electric field at which, कैसे बता रहा हूँ, at which an insulator breakdowns and starts behaving like
इट इज ए मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, थोड़ा सा चेंज कर दो, इट इज ए मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। at which an insulators break down and start behaving as a conductor। तो ये जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसके ऊपर एक इंसुलेटर कैसे बिहेव करना शुरू कर देगा, उसके बाद में एक कंडक्टर की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा। क्या बात समझ में आ गई? Yes, sir. आने भी चाहिए, आसान बात थी। अब सुनो भाई, देखो कोई इंसुलेटर है, मैं ये ऐसे बोल रहा हूँ, एयर है, एयर में ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे और ये इनके चारों तरफ इनका इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होगा, हाँ है ना। तो जब आप ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगाओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगाओगे, तो ये पॉजिटिव चार्ज इधर जाने की कोशिश करेंगे और नेगेटिव चार्ज इधर। तो ये एक दूसरे को जैसे जैसे फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, प्लस और ये माइनस क्लाउड दूर दूर होते जाएंगे, हाँ है ना। बात समझ में ये नहीं, एक टाइम आ जाएगा कि ये दोनों एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन बाहर ही निकल जाएगा इसका। बात समझ में आई है नहीं? तो बस ये ब्रेक डाउन हो गया, चार्जेस फ्री हो गए। अब नेगेटिव चार्ज आराम से इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में चल सकते हैं, चार्ज कैरियर हो गए ना, फ्री चार्ज कैरियर्स। बस तो मतलब पीछे भी आयरन अगर रॉड के अंदर क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमेशा होते हैं, है ना। इबोनाइट रॉड के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स थोड़ी होते हैं। कंडक्टर की डेफिनेशन ही यही है जिसके अंदर फ्री चार्ज कैरियर्स हो। अब समझ में आ गई बात? एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोल बेटा। सर मतलब किसी भी अगर इंसुलेटर से हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे तो वो एज अ कंडक्टर बिहेव कर सकते बिल्कुल, तो एयर में यही तो होता है। ये करंट वायर है, तेरे को यहाँ पे करंट थोड़ी लगता है हाथ लेकर आता है, क्योंकि एयर क्या है, इंसुलेटर है। उदिता कह रही है सर ऐसे क्या हम इंसुलेटर को इजीली कंडक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? इजीली तो नहीं कर सकते भाई, बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, और कई जगह इजीली भी कर सकते हैं। जो स्पार्क दिखाई देता है ना तुम्हें, वो एक्चुअली इट मींस वो पार्ट क्या है, वो कंडक्टिंग हो गया। ये बात समझ में आई या नहीं? थोड़ा सा बेसिक बता रहा हूं मैं। तो इसका मतलब ये कितना चार्ज इकट्ठा कर सकता है, ये चारों तरफ के मटेरियल पे भी डिपेंड करता है, सराउंडिंग के ऊपर। अगर मान लो इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन बहुत देर तक ना हो पाए, ऐसा मटेरियल है जिसका ब्रेकडाउन नहीं हो रहा आसानी से, ठीक है, बिल्कुल, रबर कैन आल्सो एक्ट एज ए कंडक्टर, एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पे अगर आप और ज्यादा चार्ज दे सकते हो फिर उस केस के अंदर, हाँ या ना। बिल्कुल ऐसा होता है, अरे बिल्कुल सही बोल रहा है, ऐसा होता है। अब सुनो कैसे होता है वो भी बताऊंगा मैं तुम्हें, ये भी बताऊंगा गाड़ी स्टार्ट कैसे होती है, स्पार्क प्लग कैसे काम करता है, सारी चीजें बताऊंगा, सब पढ़ाऊंगा, चिंता मत करो, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ समझ में आ गया? इसका मतलब मैं इसको कितना चार्ज दे सकता हूँ ये ना, ये इसके सराउंडिंग मीडियम पे भी डिपेंड करता है। आई बात समझे अच्छी तरह से? मेरे को जल्दी से एक बात बताओ प्रभनूर, ये बताओ, एक कंडक्टर है, कंडक्टर के ऊपर सिग्मा चार्ज डेंसिटी है, जस्ट इसके पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था?
जस्ट इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला था, अगर यहाँ पे चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, इलेक्ट्रोस्टैट्स में करवाया मैंने। इलेक्ट्रिक फील्ड थी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, याद है? इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड कंडक्टर, आया ना? ये बात समझ में आ गई? ठीक है, अब देखो मैं क्या काम करता हूँ। ये कंडक्टर है, इसकी रेडियस आर है, कंडक्टर बोल रहा हूँ, इसके ऊपर मैंने क्यू चार्ज डाल दिया। मेरे को ये बताओ इसका पोटेंशियल क्या आएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या आएगा? V इक्वल टू के क्यू बाई आर, बहुत सही बात। अब क्या होगा, एक चीज सोचो, इसका जो पोटेंशियल होगा वो किसके प्रोपोर्शनल है? क्यू के प्रोपोर्शनल है। के और आर तो कांस्टेंट है इस कंडक्टर के लिए, है ना? तो एक चीज सोचो, अगर मैं क्यू को इंक्रीज करता जाऊं तो V इंक्रीज होता जाएगा। V इंक्रीज हो जाएगा तो इस पॉइंट और इंफिनिटी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होता जाएगा। यहाँ का जीरो पोटेंशियल मान लिया और यहाँ पे V है, तो इसके ऊपर Q बढ़ता जाएगा तो V बढ़ता जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होती जाएगी, आया ना? यही कहा मैंने, अगर पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या कंडक्टर है, V इक्वल टू के क्यू बाई आर, के और आर तो कांस्टेंट है, इट मींस इसका जो पोटेंशियल है दैट इज प्रोपोर्शनल टू क्यू। इन्फिनिटी पे पोटेंशियल जीरो मानते तभी तो इस पॉइंट पे ये पोटेंशियल आता है, ये तो किया ही हमने इलेक्ट्रोस्टैट्स में। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे जैसे क्यू बढ़ाते जाओगे पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जाएगी। तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी, इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि एयर क्या हो जाएगी, आयनाइज हो जाएगी। फिर तुम इसको और क्यू दोगे तो इसके ऊपर ठहरेगा ही नहीं, वो एयर के अंदर स्पार्क की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आ गई? सर ये तो एक बार इसका दोबारा बता मतलब, दो। हाँ बोलो। सर ये दोबारा बता दो एक बार। मैंने ऐसा कहा कि भैया क्यू चार्ज बढ़ाते जाओगे, इसके ऊपर क्यू चार्ज है तो V पोटेंशियल आएगा, अगर क्यू बढ़ता गया तो V बढ़ता जाएगा। यस। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ रही होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होती है, वोल्ट पर मीटर ही है ना? यस सर। यहाँ जीरो, यहाँ V है, V इंक्रीज कर रहा है तो वोल्ट पर मीटर क्या होगा, चेंज होता जाएगा ना, बढ़ती जाएगी ना पर यूनिट लेंथ के लिए जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा। यस सर। तो बस एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि एयर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड पहुंच जाएगी। उसके बाद में क्या हो जाएगा, तुम और चार्ज देने की इसको और कोशिश करोगे तो बस वो और चार्ज इस पे ठहर ही नहीं पाएगा, जो एक्सिस चार्ज हो जाएगा वो एयर में लीक हो जाएगा। अब समझ में आ गई बात? यस सर। तो इसकी कैपेसिटी है, तो मैं ये कह सकता हूँ V इज प्रोपोर्शनल टू Q। V बढ़ाओगे Q बढ़ेगा, आया ना? तो मेरे को ये बात बताओ, Q बाई V क्या होना चाहिए, कोई कांस्टेंट चीज होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? 1 क्या होगा, कोई ना कोई कांस्टेंट चीज होगी, और उस कांस्टेंट चीज को हम बोलते हैं C से रिप्रेजेंट करते हैं कैपेसिटेंस। क्या बात समझ में आई है? क्या बात समझ में आ गई? अब जैसे मैं इसी को यूज करता हूँ, इसका फॉर्मूला क्या आया, ये आ गया। एक चीज देखो, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ,
ऐसे लिख सकता हूँ, ध्यान से देखो, कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे? तो C किसके बराबर है? Q बाई V। तो Q की जगह मैं क्या पुट कर दूं? Q और V की जगह ये चीज पुट कर दूं। C की वैल्यू क्या आ जाएगी? हाँ है ना? यहाँ तक ये बात समझ में आई तुम्हें? यहाँ तक बात समझ में आई? इसको बोलते हैं कैपेसिटेंस। तो एक कंडक्टर का कैपेसिटेंस किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, ये बताओ मेरे को। किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, ये बताओ। प्रमनूर तुम बताओ किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? इसके ऊपर जो चार्ज उस पे डिपेंड कर रहा है क्या? अच्छा, चार्ज पे डिपेंड कर रहा है। कैपेसिटेंस में कहाँ आ रहा है चार्ज? मेरे को तो दिखाई नहीं दे रहा मोक्ष। चार्ज पे नहीं कर रहा। तो ये इसकी कैपेसिटी है ना। एवा बता, ये ग्लास है पानी का, इसकी जो कैपेसिटी है वो है 500 ml। इसमें मान ले 300 ml पानी भरा हुआ है, बता इसकी कैपेसिटी कितनी है? बता इसकी कैपेसिटी कितनी है? ब्रह्मनुर तुम बताओ कितनी कैपेसिटी है इसकी? 500 ही होगी, 300 200 थोड़ी हो जाएगी। तो इसमें हो या नहीं हो, तो किसी भी चीज की जो कैपेसिटी है, कैपेसिटर के नाम से आइडिया नहीं लग रहा कैपेसिटी है कुछ, वहीं से डिराइव हुआ हुआ ये नाम। हाँ या ना? बात समझ में आई नहीं? तो ये कितना इसके ऊपर चार्ज, इस बात पे बात डिपेंड ही नहीं करती है। तो सिंपल है, C इज इक्वल टू 4 पाई एफ नॉट इंटू आर। क्या ये बात समझ में आ गई? अब ये एफ नॉट क्या चीज है? बिल्कुल लिख सकते हो। ये एफ नॉट क्या चीज है? प्रभु बताओ जरा, एफ नॉट क्या चीज होती है? क्या बोलते हैं इसको? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसका मतलब तुम एक चीज देखो, इसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है ना, उस मीडियम की परमिटिविटी क्या मान के चल रहा हूं? एफ नॉट। तो अगर मैं यहाँ पे कोई दूसरा मीडियम लिखता तो कैपेसिटी क्या हो जाती? 4 पाई एफ नॉट ऑफ जो मीडियम होता है इंटू आर। तो इसका मतलब कैपेसिटी और किस चीज पे डिपेंड कर रही है? जिस मीडियम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिस मीडियम के अंदर इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस मीडियम पे डिपेंड कर रही है। तो ये तो शुरुआत में बताया था मैंने कि भैया इसको जो आप चार्ज दोगे तो लीक ऑफ होगा, कब तक होगा? जब तक सराउंडिंग चीज क्या नहीं होने लगे। तो अगर इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी तो इसकी कैपेसिटी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? तो देखो कैपेसिटी, ईएम की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, हाँ या ना, परमिटिविटी जितनी ज्यादा होगी उतना ही क्या होगा? कैपेसिटी ज्यादा होगी। क्या बात समझ में आई है? नहीं? क्या बात समझ में आ गई सबको? अब बात है कि यूज क्या है। अब इसने एनर्जी भी स्टोर की है, इसने एक एनर्जी भी स्टोर की है, वो भी मैंने तुम्हें सॉल्व करवाया था पहले, याद है तुम्हें? सेल्फ एनर्जी ऑफ ए स्फीयर, इलेक्ट्रोस्टैट्स में करवाया था। सेल्फ एनर्जी याद है तुम्हें? कितनी आई थी? ये था सेल्फ एनर्जी का फॉर्मूला। आर पे तो डिपेंड कर ही रहा है, साइज पे, इसकी ज्योमेट्री पे भी डिपेंड करेगा और मीडियम पे डिपेंड करेगा। दैट इज इसकी साइज, शेप, इन चीजों पे डिपेंड करेगा। तो इसके अंदर आपने इतना चार्ज दिया तो इतनी एनर्जी स्टोर हुई है, कहाँ स्टोर हुई है? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। अब तुम्हें क्या पता इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर हुई है? एक प्लस चार्ज को यहाँ छोड़ दो,
कहाँ जाएगा, कहीं पे भी नहीं जाएगा। तो ये बेचारा प्लस चार्ज यही रहेगा, पर यहाँ छोड़ दो तो ये प्लस चार्ज इधर चला जाएगा। तो इस पे किसी ना किसी ने वर्क किया है, किसने किया, इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही तो है। तो जो भी एनर्जी होती है वो किसके अंदर होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होती है, नहीं कि चार्ज में होती है। क्या ये बात समझ में आई सबको, क्या ये बात समझ में आ गई सबको? एनर्जी किस चीज में स्टोर होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर होती है। हाँ या ना? बहुत ही बेसिक बात बता रहा हूँ मैं। कुछ जगह इसका यूज भी होता है, वो भी बताता हूँ अभी। तो वो यूज देखो क्या है। एक चीज सोचो, ये एक स्फीयर है, इस पे मैं हल्का सा चार्ज लेकर आया क्यू, ये अर्थ कर दिया, और ये बीच में एक बल्ब लगा दिया। तो ये तो जीरो पोटेंशियल है। फिर इस पे थोड़ा सा चार्ज और लेके आया क्यू, फिर और लेकर आया क्यू, धीरे धीरे क्यू लाता गया, तो इसके ऊपर चार्ज बढ़ता गया, तो इसका पोटेंशियल बढ़ गया। हाँ है ना? जैसे मैं स्विच को क्लोज करूंगा क्या होगा, बल्ब जलेगा एकदम से, जलता ही रहेगा क्या प्रभनूर? प्रभनूर ये बता, क्या जलता ही रहेगा क्या, या एकदम जल के एकदम से बंद हो जाएगा? सर बंद हो जाएगा। बंद हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर मैं इसको धीरे धीरे भी चार्ज करूं, तो मैंने तो इसको एनर्जी धीरे धीरे दी है, लेकिन इसको क्लोज कर दी, ये एनर्जी एकदम से दे देगा सारी की सारी। क्या ये बात समझ में आई है नहीं? और जब ये एनर्जी एक साथ देगा, तो इट मींस कैपेसिटर ने पावर बढ़ा दी। आया ना? तो धीरे धीरे एनर्जी इकट्ठी की और फिर एक साथ डंप कर दी। क्या ये बात समझ में आई थी? क्या ये बात समझ में आई? कैपेसिटर ऐसे काम में आता है, चीजों को पुश देने के काम में आता है, इनिशियल थ्रस्ट देने के काम में आता है। घर में देखा होगा कि फैन लगा रहता है, कैपेसिटर खराब हो जाता है तो क्या होता है? प्रभु बता, घर में फैन लगा रहता है, कैपेसिटर खराब हो जाता है तो क्या होता है? सर पता नहीं सर। धीरे धीरे चलने लग जाता है, स्पीड स्लो हो जाती है। तो एक बार बताओ, फैन को इनिशियली स्पीड बढ़ाने में ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, ज्यादा एनर्जी चाहिए, या एक कांस्टेंट स्पीड से चलता रहता ज्यादा एनर्जी चाहिए? सर कांस्टेंट। ये कांस्टेंट में ज्यादा एनर्जी चाहिए भाई। इनिशियली से स्पीड बढ़ाने के अंदर ज्यादा एनर्जी है, स्पीड अप करने में। तो कैपेसिटर यही तो करता है, एनर्जी स्टोर करता है और वो एक साथ डंप करता है, और फैन को एक बार में घुमा देता है। क्या ये बात समझ में आई है? क्या ये बात समझ में आई? बहुत ही पुराने टाइप का एक कैमरा आता था, पुराने टाइम में कैमरा आता था जिसमें रील डलती थी। अनुपम, फैन कंटिन्यूअसली कहाँ चलता है भाई, बंद हो गई कभी? कभी फैन बंद ही नहीं करता क्या? तो इनिशियल थ्रस्ट डाल दिया ना उसने अनुपम, वो उसका काम है कैपेसिटर का। कैमरा है, कैमरे के अंदर एक ऐसी, एक ट्यून करने के लिए एक ऐसा बटन होता था जिसको ऐसे ऐसे करके ट्यून करते थे, और दो बैटरी डलती थी उसके अंदर, 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट की दो बैटरी डलती। यहाँ पे एक ग्रीन कलर का निशान होता था इस कैमरे में।
थोड़ा डार्क ग्रीन करता हूँ, ग्रीन कलर का निशान होता है। होता क्या था, जब आप इसको रील को घुमाते थे ना, तो ये धीरे धीरे इसकी ब्राइटनेस बढ़ती थी, इस कलर से ये इस कलर का हो जाता था, आया ना। और जब ये इस कलर का हो जाता था ना, उसके बाद में जब आप फोटो खींचते थे तो फ्लैश जलता था। एक चीज सोचो, वो जो फ्लैश जलता था उसकी कितनी तेज रोशनी होती थी, उसको अगर देख लेते थे थोड़ी सी देर के लिए तो थोड़ी देर तक और कुछ नहीं देख पाते थे, हाँ या ना, ऐसा होता था ना। तो ये सोचो उसकी पावर कितनी ज्यादा होगी, कि कितनी एनर्जी एक साथ आ रही होगी उसमें से, तो पावर बहुत ज्यादा थी ना। तो तुम्हें लगता है कि इतनी तेज 1.5 वोल्ट के 2 बल्ब जला सकते हैं? तुम्हें लगता है कि 2 सेल 1.5 वोल्ट की, दैट इज 3 वोल्ट की बैटरी इतनी तेज जला सकती है? 3 वोल्ट से आप घर में बल्ब जलाओ वो ना जलेगा। और उसकी रोशनी सोचो कितनी तेज होती है, हाँ है ना। क्या ये बात समझ में आई? तो एक्चुअली इसके अंदर कैपेसिटर होता था, ये 1.5 वोल्ट की बैटरी इसको धीरे धीरे चार्ज करती थी और इसका बहुत ज्यादा पोटेंशियल बढ़ जाता था और फिर सारी की सारी एनर्जी एक साथ मिल जाती थी। क्या ये बात समझ में आई? नहीं आया ना। तो धीरे धीरे एनर्जी इकट्ठी की और एक साथ डंप कर दी। लेकिन तुमने एक चीज देखी, वो फ्लैश जलता है कितनी देर के लिए, बहुत ही फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए चलता है, तो सारी की सारी एनर्जी एक साथ निकल जाती है उसमें से, तो पावर बढ़ गई ना। क्या ये बात समझ में आ गई सबको अच्छी तरह से? क्या ये बात समझ में आ गई? फोन की फ्लैश में इतनी तेज नहीं होता। अब सुनो, अब एक चीज और है, नाम सुना है तुमने डिफिब्रिलेटर? डिफिब्रिलेटर नाम सुना है? नो सर। नहीं सुना? मैं तुम्हें डिफिब्रिलेटर दिखा रहा हूँ, ठीक है? एक मिनट। अब बताओ, डिफिब्रिलेटर दिखाई दे रहा है? ये ऐसे देखिए, 2 प्रेस सी, याद है? फायदा देखो, defibrillation within 1 minute of collapse increase the chances of survival by 90%। है ना। अब सुनो, ये काफी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अब तुम्हें समझ में आ गया। अब मैं बताता हूँ डिफिब्रिलेटर के लिए। डिफिब्रिलेटर क्या है? चेस्ट के मतलब हार्ट को क्या, जब बंदा जाने वाला होता है ना, जैसे भगवान के पास पहुंचने वाला है ना, तो वापस पकड़ के खींच के लाने का तरीका है, ठीक है? तो आपका हार्ट की जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन है ना, वो गड़बड़ा जाती है, पेस मेकर सेल्स होती है, तो उसको ट्यून करता है, वो एक बार एक झटका देता है ना। अब सुनो, इसके लिए क्या है, काफी हाई वोल्टेज चाहिए, काफी लार्ज अमाउंट ऑफ करंट पास होती है आपकी बॉडी के। आप है ना, ऐसा एचयू 12 वोल्ट की बैटरी से नहीं कर सकते। तुम एक बार करके देखना, घर में 12 वोल्ट की बैटरी होगी कार के अंदर, तुम दोनों वायर को कनेक्ट करना, देखो तुम्हें करंट नहीं लगेगा। तो ये जो वैन होती है, एम्बुलेंस होती है, इनमें सब में है ना 12 वोल्ट की बैटरी है, क्योंकि 12 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस इतना लार्ज ही नहीं जिससे आपको शॉक फील हो।
क्या बात समझ में आई है नहीं? तो इसका मतलब शॉक फील तो कराना जबरदस्त वाला। तुम्हें पता बंदा होश में नहीं होता तो भी एक बार बेड से ऊपर उठ जाता है, ये शॉक लगाता है। देखा है ना तुमने, है ना? हाँ मूवीज में देखा है, ये सही में ऐसा होता है। तो होता क्या है, चलो हॉस्पिटल के अंदर तो ऐसे हम इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स रख सकते हैं कि बंदा उठ जाए, इतनी वोल्टेज मिल जाए। लेकिन एम्बुलेंस में कैसे मिले? तो एम्बुलेंस के अंदर क्या होता है कि कैपेसिटर सिस्टम लगा के रख, ठीक है? वो जो कैपेसिटर सिस्टम होता है ना, वो यही काम करता है, उसमें एनर्जी स्टोर होती है। फिर तुमने देखा वो थोड़ी देर वेट करेंगे, फिर वापस प्रेस करेंगे, जैसे ही प्रेस करेंगे फिर बंदा उठता है, फिर एक और झटका, फिर एक और झटका लगता है। हाँ है ना? अनुपम ने एकदम सही क्वेश्चन बोल रहा है, अगर जिंदा इंसान को लगा दे वो मर जाएगा क्या? बिल्कुल मर भी सकता, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, मरने वाले के लिए लगाते हैं, नहीं कि जिंदा को मारने के लिए लगाते हैं डिफिब्रिलेटर। ठीक है, समझ में आया एग्जांपल? अब बताओ कैपेसिटर, बताओ फायदे की चीज है या नहीं, ये बताओ। बताओ पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए, इतने फायदे की चीज पढ़ना चाहिए ना? बेसिक बेसिक आइडिया लग रहा है ना कि कैपेसिटर काम क्या कर रहा है। 12 वोल्ट से इतना बड़ा करंट थोड़ी होना है भैया। कैपेसिटर चार्ज होंगे, कैपेसिटर धीरे 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 चार्ज होंगे, जैसे फोन में होते हैं, कैमरे में होते थे, ऐसे चार्ज होते जाएंगे, वोल्टेज उनके ऊपर बढ़ती जाएगी। उसके बाद में उनको दोनों को बॉडी के टच कर देंगे, वो दो इलेक्ट्रोड्स ही तो है अलग अलग पोटेंशियल पे, वो बंदे के ऐसे लगा देंगे, यूं करके, तो बस करंट फ्लो कर जाएगा बॉडी की। कैपेसिटर से बैटरी को कुछ फर्क पड़ता है नहीं, चार्ज करने के काम आता है। कैपेसिटर से क्या फर्क पड़ेगा बैटरी? चलो मैं एक एग्जांपल और बताता हूँ, और भी बढ़िया एग्जांपल एक और बताओ। ये एग्जांपल समझ में आई? अरे करंट से जिंदा नहीं होते, वो शॉक लगाते हैं, जिंदा तो करने के लिए थोड़ी है। मरने वाला होता है, जिसको हार्ट अटैक आता है उन चीजों के लिए लगाते हैं, रिवाइव नहीं कर पाता बंदा, इसलिए शॉक लगाते हैं। चलो अब एक और एग्जांपल बताता हूँ तुम्हें, बिल्कुल हार्ट को थ्रस्ट देते हैं। अब बेटा इतना तुम पढ़ लेना ना इतना, अब कैपेसिटी तो बता ही दिया, तुम पढ़ लेना। हाउ डिफिब्रिलेटर वर्क, व्हाट इज द यूज ऑफ डिफिब्रिलेटर, पढ़ लेना। और मेरे को भी बता दो क्या फायदा उसका। मैं तो तुम्हारे लिए एग्जांपल लेकर आता हूँ, सर्च करता हूँ या प्रैक्टिकल यूज का है, तो प्रैक्टिकल यूज बताता हूँ। क्योंकि जब आपको प्रैक्टिकल यूज पता होता है ना, उसके बाद में ही पढ़ने का मजा आता है। जिसका प्रैक्टिकल यूज ही नहीं पता है तो उसका पढ़ने का मतलब, जैसे बोलते हैं ना, चार भी नहीं आता, ये नहीं पता होता पढ़ क्या हो रहे हैं, फायदा क्या है? तो ये देखो जान बचा देता है। बात समझ में आई है नहीं? यार ह्यूमन रेस बहुत सेल्फिश है, बिना काम की कोई चीज नहीं करती। हम जो पढ़ रहे हैं ना उसका यूज है, तभी हम पढ़ रहे हैं। बिल्कुल मोक्ष है दुश्मनों से बदला लेने का एक और प्रैक्टिकल यूज, बिल्कुल सही बात है। सुनो, किसी ने, जो कुआं होता है ना कुआं, ठीक है, तो कई बार वोल्टेज कम आती है, तो कुएं में क्या होता है कि ये जो वेल है ट्यूबवेल है, इसमें क्या है, ग्राउंड लेवल से पानी का लेवल ऊपर आता है ऐसे, पाइप के थ्रू, इधर से पाइप होगा, पानी बाहर आएगा। तो ये मैंने मेरे गांव में भी देखा था ये वाला एग्जाम। तो जब वोल्टेज कम आती थी ना, तो तुम्हें पता है कि मोटर को जब आप ऑन करोगे ना, तो पानी को यहां से लेके यहां तक उठाने में ज्यादा जोर आएगा। एक बार कंटिन्यूटी बन गई तो फिर पानी चलता रहेगा। तो तुमने ऐसा देखा भी होगा कि कई बार ना घर में क्या करते हैं कि जब मोटर पानी नहीं उठा रही पाइप से, तो उसके अंदर पानी डालते हैं,
आए ना बाल्टी से, फिर ये कंटिन्यूटी बन जाती है, फिर पानी निकल जाता है। ऐसा देखा कभी किसी ने? ऐसा देखा किसी ने कभी? बिल्कुल कईयों ने देखा है। जिसने देखा है ना वो एवरीवन एग्जांपल, एवरीवन टू चैट करने भेजो। हाँ देखो कईयों ने देखा, ऐसा होता है ना? तो ये बड़ी अमेजिंग बात है। तो इसका मतलब पहली बार वो जो कंटिन्यूटी बनाने वाली बात है ना पानी की, वो ज्यादा जरूरी है। अब वोल्टेज कम है तो इतना पावर है ही नहीं, ठीक है? वोल्टेज कम है तो इतनी एनर्जी मिली ही नहीं, मोटर इतनी एनर्जी प्रोवाइड ही नहीं कर सकता कि पानी को उठा के बाहर तक भेज पाए वेल से। तो गांव में क्या करते थे, कैपेसिटर लगाते थे। हाँ या ना? क्या लगाते थे? कैपेसिटर लगाते। और वो जो कैपेसिटर लगाते थे वो क्या करते थे, जहां से जैसे बिजली की वायर दो आ रही है, दो वायर आ रही है, ये मान लो यहाँ पे मोटर लगी हुई है, इसमें मोटर के साथ इसको कनेक्ट कर दो। ये मान लो आपके पास आ रहा है 200 वोल्ट आ रहा है, ठीक है? तो जैसे आप इन दोनों को कनेक्ट करोगे और मोटर ऑन करोगे तो 200 वोल्ट ही मिलेगा ना इसको, तो कम एनर्जी मिलेगी इसके कॉरेस्पॉन्डिंग। तो हम क्या करते थे, इसके साथ में कैपेसिटर लगाते थे और उसको भी 200 के साथ यहाँ लगाते थे, इसको यूं जोड़ते थे। और फिर क्या करते थे, स्विच को जैसे ही क्लोज करते थे, मोटर को ऑन करते थे, तो ये 200 जो एनर्जी आ रही है वो तो आई रही है, प्लस कैपेसिटर को पहले चार्ज करते थे। पहले कैपेसिटर को इसके साथ लगा के चार्ज किया, फिर कैपेसिटर को इसमें लगाया, फिर जैसे ही ऑन करते थे तो एकदम से खूब ज्यादा पावर मिल जाता था मोटर को, और एक साथ पावर मिल जाता तो पानी ऊपर उठ जाता था। उसके बाद में आप ये कैपेसिटर हटा दो, बस कंटिन्यूटी बन के पानी चलता रहेगा। हाँ पैरेलल में लगाओगे, एनर्जी तो चाहिए, एनर्जी चाहिए तो पैरेलल में लगाते हैं भैया, ये भी एनर्जी दे और ये भी एनर्जी दे। कैसा लगा ये वाला एग्जांपल? तो गांव में लोग ऐसा जुगाड़ रखते थे जब ट्यूबवेल लगे रहते थे। हाँ कई बार पानी, हाँ, इतनी वोल्टेज होती नहीं है तो इसको क्या करते हैं, वो कंटिन्यूटी बनाता है। बात समझ में आई या नहीं? यही फंडा उसका भी। बिल्कुल स्टेबलाइजर भी सेम ही काम करता है, वोल्टेज बढ़ाता है। स्टेबलाइजर भी यही काम करता है, पर स्टेबलाइजर का फिर भी थोड़ा दूसरा काम है, एग्जैक्ट काम ये नहीं है, ये वोल्टेज नहीं बढ़ा रहा। तुम्हें लग रहा है ये वोल्टेज बढ़ा रहा है, ये सिर्फ एनर्जी डंप कर रहा है। कुछ एनर्जी स्टोर कर ली, उसको डंप कर दी एक साथ। मेन काम तो इसका यही है। बाकी दूसरी जगह ये एक एलिमेंट की तरह, पैसिव एलिमेंट्स की तरह भी यूज होता है, जिसको हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है? अल्टरनेटिंग करंट में पढ़ेंगे, अल्टरनेटिंग करंट में भी फायदा होता है इसका। स्टेबलाइजर एक्चुअली वही चीज है जो ट्रांसफार्मर है। स्टेबलाइजर ट्रांसफार्मर लगभग एक ही टाइप की चीज है। बाद में बताऊंगा, ठीक है? जब उसकी बारी आएगी तब वो बता देंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। इंस्टेंट गीजर में कैपेसिटी नहीं होता, उसमें दूसरी चीज होती है बेटा, आर्यन, दूसरी चीज होती है उसके अंदर। थर्मिस्टर कुछ ऐसी चीज होती है। यहां तक समझ में आ गया तुम्हें? कैपेसिटर का यूज पता चल गया? ठीक है, कैपेसिटर का यूज पता चल गया तो बहुत बढ़िया बात है। कैपेसिटर, कैपेसिटर एक डिवाइस है जो चार्ज स्टोर करता है या एनर्जी स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बात समझ में आई है नहीं है? तो जिसके लिए अभी देखना पड़ेगा,
बाद में बताता हूँ, अभी पढ़ाऊंगा सब समझ में आ जाएगा। अभी तो मैंने आज तो सिर्फ बेसिकली ये बताया कि कैपेसिटर तुम पढ़ोगे, कैपेसिटर की फील्ड क्या है, कैपेसिटर यूज क्या आता है। तो कैपेसिटर क्या है? इट इज ए डिवाइस विच इज यूज टू स्टोर इलेक्ट्रिकल, विच इज यूज टू स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कैपेसिटर कौन से कैपेसिटर की कैपेसिटी ज्यादा होगी? जो ज्यादा एनर्जी स्टोर कर सकता है। किसकी कम होगी? जो कम एनर्जी स्टोर करेगा। अभी भी नहीं है ये बात। अब हमें इनकी कैपेसिटी पढ़नी पड़ेगी, अलग टाइप के कंडक्टर्स लेंगे, हाँ या ना, उनकी कैपेसिटी निकालनी है कि कौन कितनी कितनी एनर्जी स्टोर कर पाएगा, और फिर इतना चार्ज दे दिया तो उसके अंदर एनर्जी कितनी है ये पढ़ेंगे। फिर अब ये मतलब बेसिक फंडा समझ में आ गया ना कैपेसिटर का। अब ये भी पता चल गया हम पढ़ेंगे क्या, कैपेसिटर की कैपेसिटी पढ़ेंगे। जो कैपेसिटर बड़ा होगा बड़ा हो जाएगा, जो छोटा होगा छोटा हो जाएगा, उसकी एनर्जी कम स्टोर करेगा। और कैपेसिटर है क्या? जैसे हमारे लिए मान लो एक बॉटल है पानी की, कितना पानी चाहिए उस हिसाब से बॉटल, कितनी बड़ी टंकी चाहिए उसकी कैपेसिटी के हिसाब से। तो एक जगह से पानी दूसरी जगह लेके जा रहा है, कैसे लेके जाओगे? बाल्टी में लेके जाओ। अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह लेकर जानी है स्टोर करके, तो आप स्टोर कर सकते हो इसके अंदर एनर्जी कैपेसिटर में। क्या बात समझ में आई नहीं? क्या बात समझ में आता है? अब मेरे को ये बात बताओ, क्या इस चैप्टर की तुम रीडिंग लगाओगे, एक रीडिंग लगा लोगे तुम इस चैप्टर की कैपेसिटर की? बेसिक आइडिया लगी गया है तुम्हें, है ना? तुम एक रीडिंग लगा लो एचसीवी से पूरे चैप्टर की, हाँ एचसीवी से लगा लो, ठीक है। जिसके पास एचसीवी नहीं है वो एनसीईआरटी या प्रदीप जो भी है, एक रीडिंग लगा लो। अगली क्लास के अंदर हम जिसे जिसे बोलते हैं ना कि न्यूमेरिकल टाइप, इसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस शुरू कर दें। हाँ पूरा चैप्टर रीड कर लो, फिर तुम्हें बहुत बढ़िया फील आएगी इस चैप्टर में। प्रभनूर, यस सर। ये बता आज जो पढ़ाया समझ में आया तो अच्छी तरह से? यस सर। तो बात ये है कि मैंने कुछ पढ़ाया ही नहीं यार, आज सिर्फ मैंने तुम्हें इंट्रोडक्शन दिया है कैपेसिटी का। अब तुम रीडिंग लगा लो, ठीक है। अगली क्लास में मिलूंगा तो इसका क्वांटिटेटिव, आज क्वालिटेटिव डिस्कशन किया था, क्वांटिटेटिव डिस्कशन शुरू कर दूंगा। ओके सर। ओके बच्चों, बाय बाय। थैंक यू सर। ओके बच्चों।